अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी एमसीक्यूज़ कुछ स्टडी करेंगे जो करवान बुक है और लेक्चरशिप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल एंड साइंस ऑफ ज़ूलॉजी। सबसे पहले कुछ बेसिक आइडियाज़ दिए हैं जो कि इस चैप्टर से पहले आपके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। सबसे पहला है बियोलॉजी। आप जानते हैं बियोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे में स्टडी करना बियोलॉजी कहलाता है। बियोलॉजी एक नेचुरल साइंस है और अगर हम बियोलॉजी के मेन आइडियाज़ में देखें तो तकरीबन लाइफ से रिलेटेड हैं और लाइफ जितने भी हैं उनके कुछ खास कुछ करेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, एक डीएनए, सब जानदार के अंदर डीएनए मौजूद होता है। फिर एक कॉमन यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सेल कहते हैं, सब जानदार के अंदर मौजूद होगा। अ कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी सेम होती है। एंड अ कॉमन इन्वायरमेंट, और उनका इन्वायरमेंट भी सेम है। तो सब जानदार ये 4 खसूसियात शेयर करते हैं। अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बन गया था। और जो जानदार हैं, जानदार का हमें कैसे पता चलता है, तो जानदार हम बायोजियोग्राफी, पेलेंटोलॉजी और कंपेरेटिव एनाटॉमी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू, अब इन सब्जेक्ट्स के थ्रू हम मालूम करते हैं। एक और है ब्रांच जिसको हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक्स में हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई है ये भी स्टडी करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में जो एक फाइला है, उनकी जो रिलेशनशिप है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो मालूम करने के लिए हम मेन डिपेंड करते हैं ऑन होमोलॉजी। होमोलॉजी असल में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉमन एंसेस्ट्री से माखूज होते हैं। ज़ूलॉजी क्या होती है? ज़ूलॉजी इज अ साइंस ऑफ एनिमल। ज़ूलॉजी में जो वर्ड ज़ू है, ज़ू का मतलब है एनिमल। और लोगस लॉजी, लोगोस से निकला है, लोगोस में स्टडी, इट मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जानदार जो है, एनिमल्स, अगर उनकी हम स्टडी करते हैं तो उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। अब जितने भी जानदार हैं तकरीबन उनको 2 नेम्स देते हैं और दोनों नेम्स एक जानदार को दी जाती है। इस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक जानदार को 2 नेम्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ज़ूलॉजी की। जो ज़ूलॉजी है उनकी असल में 2 मेन सब कैटेगरीज हैं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं और दूसरा एवोल्यूशनरी साइंस कहते हैं। दोनों हम स्टडी करते हैं एट अ टाइम। अगर हम एक जानदार को देखें तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन एंड होमियोस्टेसिस। तो ये खसूसियात जो हैं सब जानदार में तकरीबन सिमिलर होते हैं। अब ज़ूलॉजिस्ट जो है जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए कुछ रीज़न पेश करते हैं। अब 2 किस्म के रीज़न यूज होते हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूवमेंट करती है, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। साइंटिस्ट हमेशा एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस हमेशा 2 किस्म के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर एक हाइपोथेसिस करेक्ट होती है तो उसने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमेशा 2 इकट्ठे परफॉर्म किए जाते हैं
और दोनों पैरेलल लेके जाते हैं। एक को हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे कहते हैं और दूसरा एक वेरिएबल होता है। सो जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है वेरिएबल्स हैं वो अनअल्टर्ड होते हैं, जबकि दूसरे के सारे जो उनके वेरिएबल्स हैं वो सिमिलर रखते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल को डिफर करते हैं। तो इसके बाद फिर चेक करते हैं। अब लेट सपोज अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती है तो उस सक्सेसफुल हाइपोथेसिस को क्या कहेंगे? थ्योरी कहेंगे। सबसे पहले डिवीजन है एनाटॉमी। एना वर्ड जो है वो यूज होता है अगेन और टोमी मीन्स टू कट। सो इसमें हम एक इंटायर ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो उनको कट करते हैं, कट करने के बाद उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनको स्टडी करेंगे। दूसरा है साइटोलॉजी। जो वर्ड साइटो है इसका मतलब है सेल और लोगस का मतलब स्टडी। सो इसका मतलब है हम इसमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सो इको आइकोस से निकला है जिसका मतलब होम। सो इकोलॉजी में हम एनिमल का इंटरेक्शन देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो मतलब एक फर्टिलाइज्ड एग से लेकर बर्थ तक, फर्टिलाइज्ड एग से लेकर बर्थ तक जितना भी जो डेवलपमेंट होता है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट है इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन आपको पता है कि इसमें कंटिन्यूअस जेनेटिक चेंजेस होते हैं एंड एडेप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग टू द इन्वायरमेंट ओवर टाइम। एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करता है, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो इस जेनेटिक्स में हम वो ट्रेट्स पढ़ते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। तो इसका तरीका देखेंगे कि किस तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होंगे, इस जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोलॉजी। सो वर्ड हिस्टो का मतलब है टिश्यू और लोगस का मतलब स्टडी। सो इसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सबसेलुलर डिटेल्स ऑफ एनिमल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो एनिमल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जिनको नॉर्मली कहा जाता है, तो बायोमॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पे ज्यादातर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी। सो वर्ड मार्फो वर्ड मी स्टैंड फॉर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सो इसमें हम इसलिए फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओस्टियोलॉजी। सो जो वर्ड ओस्टियो है ये स्टैंड होता है बोन के लिए। सो इसमें हम बोन्स और स्केलेटन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पेलियोंटोलॉजी। सो पेलियोऑन्टोलॉजी। सो जो पेलियोऑन्टोलॉजी है, पेलियो जो वर्ड पेलियो है इसका मतलब है ओल्ड, ऑन्टो मीन्स एग्जिस्टिंग एंड लोगस मीन्स स्टडी। सो मतलब जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स जो कि किसी और रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हुए होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। सो पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियो वर्ड स्टैंड होता है फंक्शन के लिए। सो इसमें हम किसी जानदार के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टमेटिक्स, जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें हम क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। जो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स होंगे उनके दरमियान कैसे इंटरेक्शन है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो ये स्टडी हम सिस्टमेटिक्स में करते हैं। टेक्सोनोमी। सो जो वर्ड टेक्सोनोमी है इसमें हम नेमिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स दोनों असल में क्लासिफिकेशन के साथ हैं, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक्स की बात करें तो इसमें हम एवोल्यूशनरी चेंजेस को, एवोल्यूशनरी जो उनकी बैकग्राउंड है, एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड, तो वो भी स्टडी करते हैं, जबकि टेक्सोनोमी हम सिर्फ नेमिंग देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जू जियोग्राफी। सो जो वर्ड जू एनिमल के लिए, जियो मीन्स अर्थ and graphy means distribution. So the study of geographical distribution of animal.
सो जानदारों की जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अर्थ के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। कुछ स्पेशल ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के जो कि स्टडी किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ड है नाइडोलॉजी, द स्टडी ऑफ नाइडेरियंस। इसी तरह एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हेलिमिंथोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्म्स। हर्पेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। जो हर्पेटोलॉजी है इसमें फिर एक और है सर्पेंटोलॉजी, सो सर्पेंटोलॉजी में स्नेक। और सौरोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिजर्ड। सो हर्पेटोलॉजी वैसे जो वर्ड है रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियन के लिए भी यूज होता है, ये दोनों के लिए इकट्ठे यूज होते हैं एम्फीबियंस। सो द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियन इज कॉल्ड herpetology. So next है ichthyology, the study of fishes. Mammalogy, the study of mammals. Nematology, the study of nematodes या worms हैं जिनको round worms हम कहते हैं। Ornithology word study of birds हैं। Parology, the study of sponge. Protozoology, so जो प्रोटोजोआ से निकला है, सो प्रोटोजोआ में प्रोटोजोन की स्टडी इसमें करेंगे। अब आते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यूज है द वन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दैट इज द रूट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज। से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सबका जड़ है? तो इसमें एक पॉल्यूशन है, तो ये भी प्रॉब्लम है। डिप्लेशन ऑफ फॉसिल, ये भी प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन भी प्रॉब्लम है, और ओवर पॉपुलेशन भी। इसमें जो मेन ऑप्शन है वो ओवर पॉपुलेशन है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिप्लेशन ऑफ फॉसिल भी होता है, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ती रहती है। इनका जो आंसर है जो मेन ऑल ओवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए, तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ वायबल ऑप्शन टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट्स। कौन सा ऐसा मतलब वायबल तरीका नहीं है जो कि जिसके जरिए हम किसी इंडेंजर स्पीशी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन कि कौन सा ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स बनाना एक बेहतर काम है। नेशनल पार्क में हम इंडेंजर स्पीशीज को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड लैंडस्केप दैट प्रोवाइड कंट्रोल प्राइवेट एक्टिविटी वाइल रिटेनिंग वैल्यू एज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है कि एक लैंडस्केप बना देना उनके लिए। नेक्स्ट है मेंटेन जूज एंड बोटेनिकल गार्डन। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जू और बोटेनिकल गार्डन को हम स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो लास्ट ऑप्शन होगा ये उनमें से नहीं होगा। देखते हैं लास्ट ऑप्शन है क्या, रिलीज ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज। अगर हम नॉन नेटिव स्पीशीज हैबिटेट में ऐड करते हैं तो वो हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। इसी तरह सातवें एमसीक्यूज का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पार्ट ऑफ एनिमल डेवलपमेंट। कौन सा जो है वो एनिमल डेवलपमेंट के लिए पार्ट है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग की फर्टिलाइजेशन भी डेवलपमेंट के लिए एक पार्ट है, जाहिर बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन ही होगी। चेंजिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन एडल्ट। एम्ब्रियो से एडल्ट बनना, तो ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, तो डेवलपमेंट का हिस्सा आएगा। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी एक। ऑल ऑफ द अबव मे बी द पार्ट ऑफ एनिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, कि तमाम जो ऑप्शन है वो हो सकते हैं। एनिमल ऑफ ऑर्गेनिज्मल इंटरेक्शन विद एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट के साथ अगर हम इंटरेक्शन देखते हैं तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि द स्टडी ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन है, तो इसको इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। होमोलॉजी रेफर्स टू। होमोलॉजी में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गन सिमिलर इन ऑरिजिन। होमोलॉजी में सिमिलर ऑर्गन जो है उनके ऑरिजिन सिमिलर हो। दूसरा
स्टडी ऑफ ऑर्गन्स सिमिलर इन फंक्शन, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर और डिसिमिलर इन फंक्शन, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। सो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है 9th MCQ इसका ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। मेनी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज हैव अराइजन ड्यूरिंग लाइफ लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड are observable in various combination among currently living forms. These properties include which of the following? तो कुछ ऐसे खसूसियात हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हैं और ये एराइज होते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। सो इसमें हम देखते हैं केमिकल यूनिकनेस। सो केमिकल यूनिकनेस जैसे कि डीएनए है, कम्प्लेक्सिटी एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी इवोल्यूशन के अंदर इवॉल्व हुआ है। एंड लास्ट इज द ऑल ऑफ द अबव आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है कि तमाम जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ हैं जो कि इवोल्यूशन के जरिए इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ गिवन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। सो अगर एक खास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ खसूसियात एराइज होते हैं, अपीयर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले है सेलुलर हायरार्की। सो सेलुलर हायरार्की असल में स्टार्ट होते हैं सेल से और होते हैं अप टू ऑर्गेनिज्म। सो स्टार्ट फ्रॉम सेल टू एन ऑर्गेनिज्म, सो ये सेलुलर हायरार्की होगी। इमर्जेंस, इमर्जेंस मींस न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स का इमर्ज होना, सो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सो रिप्रोडक्शन जो है वो भी आपको पता है कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप, कि अपनी तरह के बच्चे पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेरिएशन क्या होते हैं? स्लाइड चेंज होते हैं जो कि फादर से या मदर से एक बच्चा थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करता है, तो ये असल में वेरिएशन होते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी इज कॉल्ड। सो एनाटॉमी, एना मीन्स अगेन, टो मीन्स टू कट, सो फंक्शन एनाटॉमी। अब फंक्शन हम फिजियो मीन्स फंक्शन और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इसका मतलब ऐसा ब्रांच जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, सो वो कौन से में आएगा? वो फिजियोलॉजी में आएगा। फिजियो में हम फंक्शन पढ़ते हैं। सो जो टेक्नोलॉजी है ये असल में यूनिफाई करता है तमाम सोशल, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेस को। हिस्टोलॉजी टिश्यू के स्टडी को कहते हैं और साइटोलॉजी सेल की स्टडी को कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नीड फॉर ऑर्गेनिज्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग इन एनिमल आर इनकोडेड इन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे इनकोड होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में। सो जाहिर बात है न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के हो सकते हैं, मे बी डीएनए या आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट फिजिकल सिस्टम टेंड टू प्रोसीड टुवर्ड अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। सो जो ग्रेटर डिसऑर्डर है वो एंट्रोपी कहलाता है। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, इसको क्या कहते हैं? एंट्रोपी। सो एंथैल्पी असल में इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी, सो ये एंथैल्पी है। कम्प्लेक्सिटी एंड ज़ाइमोर्गी, सो ये ऑप्शन नहीं आते। ज़ाइमोर्गी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस फर्मेंटेशन वाइन मेकिंग। सो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कहते हैं। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, बाकी जो इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल कैन जनरली बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। सो कौन से खसूसियात होते हैं जिससे एनिमल्स और प्लांट को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर सकते हैं? डू नॉट यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये पहला ऑप्शन भी करेक्ट है कि उनके पास कोई ऐसा लाइट यूज नहीं करते, कोई ऐसा क्लोरोफिल या कोई और पिगमेंट नहीं है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लेक अ रिजिड सेल वॉल। सो ये भी ठीक है कि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। थर्ड है डू नॉट एक्वायर न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। सो ऑब्जर्प्शन के थ्रू जो है वो कौन करते हैं? वो फंजाई करते हैं। सो ये सब के सब एनिमल से डिफर करते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड। सो फिश हमने पहले ही पढ़ा, इस्टियोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम
एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं, जबकि हेलमेंथोलॉजी हम वर्म्स की स्टडी करते हैं। सो ऑप्शन इस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंटोमोलॉजी इज द, सो आपको पता है एंटोमोलॉजी हमने पीछे ही पढ़ा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो द स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्रिएशन साइंस इज इन फैक्ट अ रिलीजियस पोजिशन एंड नॉट अ वैलिड साइंटिफिक एंडोर बिकॉज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस is summarized by Judge Overton in a scientific historic lawsuit in 1981 are as following. So first option है, अब हम देख रहे हैं कि essential characteristic of science कौन कौन से हैं। First, it is guided by natural laws and must be explanatory by reference to natural laws. So natural laws के मुताबिक ही होगा। It is testable against ऑब्जर्वेबल वर्ड, सो टेस्टेबल भी होगा वर्ड के मुताबिक। इट इज फॉल्सिबल भी हो सकता है। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द साइंटिफिक मेथड ऑफ फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड आफ्टर ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना एंड फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन। ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना एंड फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन, मतलब नेचुरल फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया एंड क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट किए अबाउट दोज फिनोमिना। द नेक्स्ट स्टेप विल बी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेचुरल फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद क्वेश्चन भी हमने ड्रा किए, तो इसके बाद क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यही तो डेटा है। ड्रा कंक्लूजन हम लास्ट में ड्रा करते हैं, सो ये भी गलत। लास्ट जनरेट हाइपोथेसिस, सो नेक्स्ट स्टेप होगा हाइपोथेसिस जनरेट करना। सो जनरेशन के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल इज, ये मैंने पहले भी बता दिया कि एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्टडी को क्या कहते हैं? herpetology कहते हैं। अगर हम सिर्फ एम्फीबियन की स्टडी करते हैं तो ब्रैकियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू डेट अप्रोक्सीमेटली दिस मेनी एनिमल स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। सो इसमें ऑप्शन जो है बी आएगा 1 मिलियन, क्योंकि मिलर हार्ले के मुताबिक 1.4 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं और तकरीबन 4 to 30 मिलियन स्पीशीज एस्टिमेटेड हैं कि ये मौजूद हो सकते हैं, जबकि डिस्क्राइब सिर्फ कितने हैं? 1.4 मिलियन। तो करीब वाला जो है वो बी ऑप्शन आ रहा है 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 22, आइडियाज कंसीविंग द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज पब्लिश एंड सपोर्टेड विद कंसीविंग एविडेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बताया था। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 23, द वन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दैट इज द रूट ऑफ ऑल अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइनोमियल नेम ऑफ एन एनिमल स्पीशीज। सो जो फर्स्ट वो हमेशा जीनस होगा और दूसरा जो है वो स्पीशी का होगा। फर्स्ट नेम हमेशा जीनस का होगा जो कि हम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा नेम स्पीशी का होता है जो कि हम स्मॉलर लेटर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द पावरफुल थ्योरीज दैट गाइड एक्सटेंसिव रिसर्च आर कॉल्ड। सो एक्सटेंसिव रिसर्च जो गाइड करते हैं वो पैराडिगम है। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है। सो हाइपोथेसिस, थ्योरीज या मेथोडोलॉजीज ये वर्ड्स नहीं आते इनके लिए। सो वर्ड ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सपेरिमेंटल साइंस जनरली एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस जो है प्रोक्सीमेट और इमीडिएट काज को बताता है। फिलॉसफी ऑफ साइंस नहीं बताता, इवोल्यूशनरी काज नहीं बताता। एक्सपेरिमेंटल साइंस सिर्फ प्रोक्सीमेट और इमीडिएट काज बता रहा है। एनालॉगस ऑर्गन्स आर, सो एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ऑरिजिन। सो वो तो होमोलॉजी है। सो ये एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। सो एनालॉगस
हैव सिमिलर फंक्शन बट डिसिमिलर ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें एक बटरफ्लाई है, सो बटरफ्लाई के अगर पर भी देखें तो वो भी उड़ने के लिए बने हैं, और अगर कोई स्पैरो देखें तो स्पैरो भी उड़ने के लिए ही बनी होती है। सो दोनों जो है, दोनों के परों का क्या काम है, तो उड़ने का काम करेंगे। सो स्ट्रक्चर असल में उनका डिफरेंट है लेकिन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रीब्यूशन टू एनिमल बायोलॉजी में कम फ्रॉम एरियाज सच एज। सो कंट्रीब्यूशन जो एनिमल बायोलॉजी में आते हैं तो उसमें बायोकेमिस्ट्री से भी आ सकता है, जेनेटिक्स से भी आ सकता है, सेल बायोलॉजी से भी आ सकता है, और ऑल ऑफ अबाव। सो इसका मतलब लास्ट ऑल ऑफ अबाव है, सारों में सारे जो हैं वो करेक्ट हैं। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इवोल्यूशनरी थ्योरी हेल्प्स एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द रिलेशनशिप विद इन एनिमल ग्रुप, रिलेशनशिप एक एनिमल के ग्रुप के अंदर बता सकता है। द बिहेवियर एनिमल, एनिमल का बिहेवियर भी बता सकता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। द टैक्सोनॉमिक लेवल बिटवीन फाइलम एंड ऑर्डर इज, जो टैक्सोनॉमिकल लेवल है बिटवीन फाइलम एंड ऑर्डर। सो इसके लिए मैंने फार्मूला एक बनाया है, PCO फॉर गर्ल स्कूल, गर्ल स्कूल। सो P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर। अब ये बता रहा है टैक्सोनिक बिटवीन फाइलम एंड ऑर्डर। सो फाइलम और ऑर्डर के दरमियान कौन सा आता है, क्लास। सो ऑप्शन C। सो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, dash is the study of animals. The study of animal is zoology. Question number 31, which of the following is not considered as a viable option to protect endangered species? So ये हमने पहले भी किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, so scientists discard a model of biological or other natural process when. So कब डिस्कार्ड करते हैं, व्हेन अ न्यू एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओल्ड मॉडल। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। द ओल्ड मॉडल हैज बीन इन प्लेस अ लॉन्ग टाइम। सो नहीं, ये लॉन्ग टाइम के लिए हो भी तो हम। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली वन मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट एक्सपेरिमेंट से हम एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट जो है उसको हम रिजेक्ट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को हम करेक्ट कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, a man states that he saw Bigfoot in an isolated forest. He was alone and did not take picture or collect any physical evidence of Bigfoot. His observations would be given little scientific credence because it's एक बंदे ने एक जंगल में, आइसोलेटेड जंगल था, अकेला था, कुछ देखा उसने, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको कम क्रेडिट मिलता है। वजह क्या है, was not made by a scientist, कि ये साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, नहीं, ऑब्जर्वेशन जो भी करे वो बना सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। डिड नॉट इंक्लूड न्यूमेरिकल मेजरमेंट। सो न्यूमेरिकल मेजर ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकल में ही हो। वाज नॉट रिपीटेबल। सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये फिनोमिना जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो सकता, तो इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, a theory is, theory क्या होती है, a poorly supported idea that has little backing but might be correct, a well supported concept that have broad explanatory power। theory क्या होती है, असल में एक सक्सेसफुल हाइपोथेसिस होती है, तो उसके जो आइडियाज हैं वो सपोर्टेड होंगे और ब्रॉड एक्सप्लेनेटरी पावर उसके पास होना चाहिए। पुअर सपोर्ट और लेस एक्सप्लेनेशन अगर हो तो उसको हम थ्योरी कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 33, टू बी वैल्यू टू साइंस हाइपोथेसिस मस्ट बी। सो साइंस के मुताबिक हाइपोथेसिस जो है
वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, टेस्टेबल एंड फॉल्सेबल। सो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि हाइपोथेसिस में भी टेस्टेबल भी होती है एंड फॉल्सेबल भी है। जरूरी नहीं कि प्रूवन हो, तो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते, पॉपुलर ये भी ऑप्शन नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। से कौन सा जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक इंक्वायरी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साइंटिफिक का हिस्सा है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। सो क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दोनों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनका एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोपोजिंग ए टेस्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी प्रपोज कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। प्रूविंग हाइपोथेसिस टू बी ट्रू, तो ये जरूरी नहीं कि हाइपोथेसिस ट्रू, क्योंकि हाइपोथेसिस को हम अगर एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। सो ऑप्शन सी जो है ये नॉट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 35, द केमिकल एनर्जी यूज्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म बाय मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम। जो मेन केमिकल एनर्जी है वो आती कहां से है? हीट से आती है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एदर इससे आती है, या दूसरा है सन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेन एनर्जी जो है वो सन से आती है। सो सन, सबसे पहले सन की एनर्जी जो है वो पौधे लेते हैं, पौधों के बाद फिर मतलब प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, फिर लास्ट में हम तक पहुंच जाती है। सो अल्टीमेटली जो मेन रीजन है ना वो सन ही है, मेन हम सन से ही हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल एंड फॉल्सेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड बिकॉज टेस्टेबल एंड फॉल्सेबल मीन्स कि टेस्टेबल और फॉल्सेबल का क्या मतलब बनता है? सम कंसीवेबल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट could reveal whether a given hypothesis is correct or incorrect। So इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हम ये देखना है कि जो हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो ये मेन देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, एट विच पॉइंट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मोस्ट लाइकली टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग। सो कौन से ऐसे जगह है जहां पे वो डिडक्टिव रीजनिंग यूज करता है? ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज पे, ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के वक्त, इन एस्टेब्लिशिंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जब टेस्ट करते हैं तब हम जो है डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। सो टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए। सो ऑप्शन जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 41, साइंस इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग फिजिकल कॉज फॉर अ फिजिकल फिनोमेना। सो नॉट कैपेबल है तो ये तो करेक्ट है, हम कर सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग टेस्टेबल हाइपोथेसिस इन सीकिंग नेचुरल कॉज फॉर नेचुरल फिनोमेना, तो ये भी करेक्ट है। एक्सप्लेनिंग नेचुरल अकरिंग इवेंट, सो नेचुरल अकरिंग इवेंट को भी साइंस कैपेबल है। लास्ट पॉइंट है एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ इथिकल डायलेमास। सो ये जो है इथिकल डायलेमास को एड्रेस नहीं कर सकता, इसलिए जो नॉट कैपेबल के लिए है तो ऑप्शन डी करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 42, इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस। सो जो हम रिपीटिशन करते हैं उसकी क्या वजह है? इट इज नॉट नेसेसरी। सो ये गलत है, नेसेसरी जरूरी है रिपीट करते हैं। इट इज टू डिफिकल्ट रिसर्च एंड डूइंग फील्ड वर्क। सो ये भी गलत है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि इट सो इज नेसेसरी बिफोर एज्यूमिंग दैट अ गिवन सेट ऑफ रिजल्ट इज करेक्ट। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत जरूरी है ताकि हम ये पता लगा सके कि जो गिवन डेटा है वो करेक्ट है या नहीं। सो शुड ऑलवेज बी डन बाय चेंजिंग आ वेरिएबल। सो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आता है। ये सब के आंसर हैं, आप मैच भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।